हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स, एग्जाम अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम प्रयाग पब्लिकेशन की जो बुक है उसको कवर कर रहे हैं। 2 प्रैक्टिस सेट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर वो देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट थर्ड। पहला सेक्शन है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है आपका? तो बा वर्ण आपको पहली बात सिंपल है, ओष्ठ्य वर्ण है, सबको पता है। जब हम बोलते हैं तो बा होठ हमारे टच होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। अल्प प्राण, अल्प प्राण मैंने आपको बताया था प्रत्येक वर्ग का, जो आपका का चा टा ता पा 5 वर्ग हैं आपके, इसमें पहला और तीसरा जो वर्ण होगा वो अल्प प्राण होगा और जो दूसरा और चौथा वर्ण होगा वो महाप्राण होगा। तो अगर हम बा की बात करें तो पा, प, प, भ और म। तो बा आपका देखेंगे आप तीसरा वर्ण है, तो पहला और तीसरा क्या है? अल्प प्राण, तो ये भी सही है। बात करते हैं घोष, और फिर इसके बीच में कॉमा होगा निर्नुनासिक। तो घोष वर्ण और अघोष वर्ण, देखिए 2 तरीके के वर्ण होते हैं, मैं दोनों बता देता हूं। देखिए घोष वर्ण वो होते हैं जिसको जब आप जिनका उच्चारण करते हैं तो आपके फेफड़ों से जो वायु निकलती है वो कंपन करती हुई निकलती है। अगर आप बा बोलेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आप जब बोल रहे हैं तो जो अंदर से वॉइस आ रही है वो कंपन करती हुई आ रही है। देखिए होते कौन कौन से मैं बताता हूं। जो आपके 5 वर्ग होते हैं का च ट त प, उसके जो तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण होते हैं, जैसे हम यहां पर अगर देखेंगे पा वर्ग है, पा वर्ग में जो बा, भा और मा है, ये 3 वर्ण होंगे, इनको बोला जाएगा अघोष। ठीक है। और अगर बात करें, माफ कीजिए, सघोष, माफ कीजिए, सघोष बोला जाएगा इन्हें, अंतिम तीनों को। और जो पहले और दूसरे होंगे हर वर्ग के, इसको बोला जाता है अघोष। ठीक है। जो जब आपके मुख से जो आवाज निकल रही है बिना कंपन करते हुए बाहर निकलती है तो वो अघोष कहलाते हैं। जैसे पा और फा जो है ये अघोष है, लेकिन बा, भा और मा ये आपके सघोष वर्ण है, तो ये भी आपका ठीक है। निर्नुनासिक आपको पता होगा, अनुनासिक और निर्नुनासिक 2 होते हैं। अनुनासिक कौन से होते हैं? जिसमें आपका मुख और नाक दोनों का सहयोग होता है जिनके उच्चारण में। जो पंचमाक्षर आपके होते हैं अणा, अया, ना, मा, ये जो शब्द हैं ये आपके पंचमाक्षर कहलाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। ये यानी इसमें कौन सा होगा? निर्नुनासिक है। आपका बी ऑप्शन यहां पर ठीक होगा। ठीक है। अनुनासिक में मैं फिर बता देता हूं, अनुनासिक में मुख और नाक दोनों का सहयोग होता है। निर्नुनासिक का मतलब ही वही है जो आपके नाक का, जिसमें सहयोग नहीं होता, केवल मुख का सहयोग इसमें होता है। आगे चलते हैं। लेन देन, विरह, मिलन, जड़, चेतन, विलोम शब्द है, इसके बीच में योजक चिन्ह आपका आएगा। और कैसे लगाते हैं? ऑप्शन बी। बाकी देख लेते हैं। ये आपका क्या है? कॉमा है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? अल्प विराम, ये अल्प विराम है। और ये जो है आपका सेमी कॉलन, इंग्लिश में सेमी कॉलन बोलते हैं, हिंदी में इसको अर्ध विराम बोला जाता है। अर्ध विराम विवरण चिन्ह कहलाता है। विवरण चिन्ह। आगे चलते हैं। उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तार है। इस वाक्य में पदबंध किस तरीके का है? तो इस वाक्य में आपका क्रिया विशेषण पदबंध है। ऑप्शन ए। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शौर सैनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? मैंने 3 बार आपको अभी तक ये बता दिया है, तो ये उत्तरी रूप है। ठीक है। शौर सैनी अपभ्रंश की बोलियां हम पहले ही देख चुके हैं। हरियाणवी बोली जिसको बांगरू बोला जाता है वो भी इसी की है। खड़ी बोली जिसको हम कौरवी बोली भी बोलते हैं वो भी इसी अपभ्रंश से निकली है। इसके अलावा जो ब्रज भाषा है वो भी शौरसैनी अपभ्रंश की है। कन्नौजी जो भाषा है वो भी आपके शौरसैनी अपभ्रंश की है। और इसके अलावा एक अंतिम भाषा है बुंदेली, वो भी आपका शौरसैनी अपभ्रंश से निकली है। तो खड़ी बोली जिसको कौरवी कहा जाता है, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी जिसको बांगरू कहते हैं, और कन्नौजी, ये सारी भाषा आपके शौरसैनी अपभ्रंश से निकली है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो इसमें से किसमें आपका अरबी फारसी का संस्कृत उपसर्ग है? ठीक है। बाकी नाकाम, हम सफर पढ़ के ही आपको लग रहे होंगे कि आप उर्दू या फारसी भाषा के शब्द पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो फारसी शब्द हैं, जैसे नाकाम में आप देखेंगे तो ना उपसर्ग लगा है। इससे कुछ शब्द और पूछ लिए हैं, वो मैं बता देता हूं। जैसे ना उम्मीद, नादान, ना पसंद, नाराज, ना लायक, ये नालायक जो है राजस्थान पीसीएस का प्रश्न है। ना मुमकिन,
ना समझ, ना बालिग, ये जितने शब्द हैं आपके ना उपसर्ग से बने हैं, जो उर्दू का एक उपसर्ग है। इसके अलावा जो हम सफर है, ये आपका सफर शब्द अलग है, सफर से पहले हम लगाया तो हम सफर बना। हम जो उपसर्ग है इसका मतलब होता है वैसे बराबर। इसके कुछ और शब्द जो पूछे गए हैं, हम उम्र, हम दर्द, हम वतन, हम सफर और हम दम, ये कुछ इस तरीके के शब्द। बाकी सम से तो बहुत शब्द बनते हैं, कुछ बता देता हूं आपको। जैसे संकल्प है, संगम, संग्रह, संन्यास, संयोग, समालोचना, संशय, संलग्न, ये सभी शब्द आपके सम उपसर्ग से बने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? तो देखिए पहला है पहला सुधा, पीयूष। अच्छा, सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, मैंने थोड़ा प्रश्न गलत पढ़ लिया, माफी चाहूंगा। आदान प्रदान ठीक है। सुधा और पीयूष तो देखिए पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची होता है। विज्ञ, सुविज्ञ, ये भी ठीक है आपस में। मूल्य और अमूल्य, तो जो बी है आपका आदान प्रदान, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें से तद्भव तत्सम का एक युग्म अशुद्ध है, तो गलत हमें ढूंढना है। ओस, अवश्याय, काढ़ा, क्वाब, उबटन, उद्वर्तन, रहट, अरहट, तो इसमें से गलत जो है वो है आपका रहट। रहट जो का आपका अरहट नहीं होता, इसका होता है अरघट। अरहट नहीं, अरघट ऐसे लिखा जाता है। प्रश्न में आपका हा दिया है, अरहट गलत है। तो काफी बहुत छोटा सा डिफरेंस था, लेकिन अच्छा है। देखिए बाड़ा जो आपका काढ़ा है, ये प्रश्न भी पूछ चुका है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें जो बाकी दिए हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, इसे चयनित कीजिए। तरंगिणी है, तटिनी है, सरिता है। तरिणी है, यह आपका नाव या नौका का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित प्रश्न के अंतर्गत, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। शब्द युग्मों के उपयुक्त अर्थभेद के विकल्प का चयन कीजिए। अंश, अंश, तो इसमें से देखिए कौन सा वाला सही है। अंश आपका कंधा और अंश मतलब भाग, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ठीक है। और कंधे का भी देखिए एक बार वो पूछ लिया था, तत्सम तो क्या होता है, स्कंद, इसको याद रखिएगा, स्कंद। किसी कार्य में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द कौन सा है इसमें से? तो प्रतिस्पर्धी, आपने देखा होगा कि मैं उसका प्रतिस्पर्धी हूं, या जो हम खेल खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसमें भी बोला जाता है कि प्रतिस्पर्धा है दोनों में। यदि ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः या व रा में, तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो देखिए इसमें संधि होगी आपकी यण स्वर संधि, ऑप्शन बी। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसके। अभी प्लस अर्थी, अब देखिए इसमें क्या है, अभी मतलब छोटी ई की मात्रा है और इसके बाद कोई भिन्न स्वर है। अब इसमें क्या होगा, जो हमें रूल है, या बन जाएगा, यानी अभ्यर्थी। इसी तरीके से कुछ और शब्द जैसे जो आए हुए हैं, यदि प्लस अपि, यद्यपि। प्रति प्लस आरोपण, प्रत्यारोपण। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। अभी प्लस उत्थान, अभ्युत्थान। ये कुछ शब्द आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक और है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर में आया है, इति प्लस आदि, इत्यादि। आगे चलते हैं। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? कोई तीसरा अर्थ निकलता है, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी जिसके 10 सर है, लेकिन 10 सर किसे हम क्या समझते हैं? रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसके लिए यूज किया जाता है? गणेश जी के लिए। अगला देखते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवन चारयु और, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें श्लेष अलंकार है। क्या होता है श्लेष अलंकार? यहां पर देखिए क्या होगा, एक शब्द के आपके कई सारे अर्थ होंगे। इस श्लेष का जो मतलब होता है वो होता है चिपका हुआ, ठीक है। इस अलंकार में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनके कई सारे अर्थ रहते हैं। जैसे मैं आपको इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देता हूं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर जो पानी है इसके 3 शब्द हैं, चमक, प्रतिष्ठा और जल। इसके अलावा देखिए इसी की तरह जैसे आपका ऑप्शन में है, इसी में एक और है इसकी तरह ही, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न शोर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि कामी और चोर। तो इसी की तरह थोड़ा थोड़ा वो है। इसमें देखिए जो सुबरन शब्द है, सुबरन के यहाँ पर 3 अर्थ हैं, जैसे अच्छा रंग, अच्छा वर्ण और स्वर्ण यानी सोना।
तो इस तरीके से जहां एक शब्द के कई अर्थ होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। एक बार पूछ लिया था, देखिए श्लेष का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है चिपका हुआ। और किसका भेद है ये, अर्थालंकार, सॉरी शब्दालंकार का ये भेद है। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं हमारे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, शब्दालंकार का भेद है। आगे चलते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा, देखिए इस तरीके के जितने भी शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल होते हैं ये भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। जैसे कुछ कुछ और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। लड़ाई, मनुष्यता, घबराहट, सजावट, ठीक है, ठंडक, बहाव, मीठे से बनता है मिठास, ये सारे आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? तो सिंपल है, अगर बात करें तो इसको दंत्य कहा जाता है, ऑप्शन सी। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, ता, था, दा, धा, ना, ला और सा। आगे चलते हैं। ठीक है, लिख भी देता हूं, ता, था, दा, धा, ना, ला और सा। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? वह अपने आप चले गए, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं, किसान अपने आप में व्यस्त है। तो ए, बी और डी में है। सी में देखिए ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। एक अनिश्चयवाचक बहुत पूछता रहता है, कारण होता है। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो कौन से शब्द अगर आप देखेंगे जिनसे वचन आप नहीं पहचान पाएंगे? तो क्रिया विशेषण से आप वचन को नहीं पहचान पाएंगे। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन सी। शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो विशेषण के भी कई सारे टाइप होते हैं, तो ये विशेषण के गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा कि वह पुरानी किताब है, वह पुराना किस्सा है। कैसा किस्सा है? पुराना किस्सा है, तो ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये प्रश्न देखिए अच्छा, इन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है, या ऑप्शन डी आपका यहां पर सही होगा। इस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो इसमें सारे अगर आप देखेंगे, हाँ, तो चील, जोंक और कोयल, हाँ यही ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ठीक होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से रेखांकित के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध काके की और अधिकरण में पर, तो बोतल में आपका अधिकरण कारक होगा। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। तो इसमें देखेंगे चहचहाने लगती हैं, तो वर्तमान काल की बात हो रही है, सामान्य वर्तमान काल। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो सीता कपड़ा सीती है, यहां बैठा नहीं जाता, ऑप्शन जो ये है, ऑप्शन बी, ये बिल्कुल सही है। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, ये किस पत्र की श्रेणी में आएगा? तो ये आपका आवेदन पत्र की श्रेणी में आएगा। निमंत्रण से कोई मतलब नहीं, व्यवसायिक नहीं, व्यापारिक पत्र नहीं, सबसे सिंपल आवेदन पत्र। आपने देखा होगा एप्लीकेशन लिखी जाती है स्कूल में। अब देखते हैं गद्यांश। कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया। समाज में पहले बाह्य आडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके अकाट्य तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्म की बुराइयों से निकाल कर सबके सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वालों के नकली चेहरों को सबको दिखाया और दीन दलितों को ऊपर उठने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधारकर सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांतों का निरूपण किया। कर्म, सेवा, अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग का प्रसार किया। कर्मकांड तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। अपनी सखियों, रमैनियों तथा शब्दों को बोलचाल की भाषा में रचकर सबके सामने एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला। इस प्रकार कबीर ने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया।
और कथनी करने की एकता पर बल दिया। वे महान युग दृष्टा, समाज सुधारक तथा महान कवि थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा प्रवाहित कर दोनों को ही शीतलता प्रदान की। अब देखते हैं प्रश्न। कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता था क्योंकि कबीर उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान थे नहीं, शास्त्रार्थ में बहुत प्रवीण थे नहीं, उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। ऑप्शन सी। 27वां देखते हैं। कबीर ने विरोध किया, तो किसका विरोध किया? जो ऊंचे ऊंचे नाम रखकर ठगते हैं लोगों को, यानी आचरणहीन ढोंगियों का। 28वां। संत कबीर ने प्रशस्त किया किसका? तो सबको पता है, ज्ञान मार्ग। कबीर की रचनाओं की भाषा बोलचाल की भाषा थी क्योंकि उनके उपदेश थे। असाधारण और असामान्य के लिए गलत, संपन्न और समृद्ध के लिए गलत, कवि और लेखक के लिए गलत, सर्वसाधारण के लिए। ऑप्शन डी आपका यहां पर सही है। कबीर के सांप्रदायिकता विरोधी तर्क अकाट्य थे क्योंकि कबीर ने समाज का निरीक्षण बड़े समीप से किया था। उनके तर्क पुष्ट प्रमाणों पर आधारित थे, तो ऑप्शन बी यहां पर आपका सही होगा, इसीलिए वो अकाट्य थे, कोई उन्हें काट नहीं पाता था। अब देखते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण के, मैं आपको आंसर बता देता हूं। 31 का है बी, 32 का सी, 33वां जो कथन कारण का है इसका ए, केवल धारणा ए। आप पॉज करके क्वेश्चन देख लीजिएगा। 34वां सी, 35 का डी, 36 का ए, 37 का सी, 38 का ए, 39 का डी, 40 आपका यहां से आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर। 40 का जो आंसर है वो है बी, 41 का बी, 42 का सी, एक्स, 43 का ए, जीडीपी, 44 का डी, प्रश्न आप देख लीजिए आराम से पहले। 45 जो अंतिम प्रश्न है इसका ए। तो यही हमारे रीजनिंग के प्रश्न थे। किसी में डाउट हो तो एक सर का कमेंट आया था, लेकिन उसका सॉल्यूशन थोड़ा डायग्राम में है तो वो मैं वहां पर भेज नहीं पाऊंगा, बाकी मैं ट्राई करता हूं अगर उसे किसी तरीके से भेजा जा सकता है। अब देखते हैं जीएस के प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है आपका जमशेदपुर, झारखंड, ठीक है। बर्नपुर पश्चिम बंगाल बहुत फेमस है। दुर्गापुर ये भी बहुत फेमस है स्टील के लिए। झरिया झारखंड, देखिए झरिया जो है आपकी ये कोल माइन है, ठीक है, झारखंड की ये कोल माइन है, इसको याद रखिएगा। स्टील से संबंधित एक प्रश्न हमारे राज्य में काफी पूछा जाता है, जो भिलाई स्टील प्लांट है, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट स्पेशली डेवलप किया गया है इंडियन रेलवे को स्टील प्रोवाइड कराने के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए, स्पेशली जो एक्सेल वगैरह बनते हैं या अन्य कार्यों के लिए। तो भिलाई स्टील प्लांट के बारे में प्रश्न ये पूछता है कि ये कौन से देश के सहयोग से डेवलप किया गया है? तो 1955 में इसको 1955 में यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत रूस के सहयोग से हमने एस्टेब्लिश किया था। दूसरा एक प्रश्न और बनता है जो आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट है, ठीक है, ये भी हमने विदेशी सहयोग से 1957 में एस्टेब्लिश किया है। इसमें हमारी हेल्प की थी यूनाइटेड किंगडम ने या यूके ने, इसको याद रखिएगा। ये दो प्रश्न लगातार बनते रहते हैं स्टील प्लांट को लेकर। बाकी स्टील से एक प्रश्न आपका और बनता है जो कंपोजिशन से संबंधित है, जो ये पूछता है आपका जो धब्बा रहित स्टील होता है, जिसको इंग्लिश में आप स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, जिससे आपके घर के यूटेंसिल या बर्तन बनते हैं, इसमें मेन एलिमेंट क्या होता है? तो इसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम, ठीक है, इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, जिसके कारण इसका कोरोजन रेजिस्टेंस यानी इसमें जंग नहीं लगता है। आजकल स्टील की रेलिंग, स्टील के गेट भी काफी चलने लगे हैं। तो क्रोमियम मेन एलिमेंट होता है जिसके कारण स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता। ठीक है, आगे चलते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो जो गरीबी हटाओ का नारा देखिए भारत में बहुत फेमस नारा रहा है, और जो छठी पंचवर्षीय योजना आई थी इसके दौरान यह दिया गया था।
बात करें सिक्स्थ 5 ईयर प्लान की, तो छठा जो पंचवर्षीय प्लान था उसका टाइम पीरियड था 1980 से लेकर 1985 में। इसको माना जाता है कि यहीं से भारत में उदारवाद की शुरुआत हुई है। इसका जो मेन फोकस था वो था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण पर, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट यानी ज्यादा रोजगार पैदा करने पर, पोवर्टी रिडक्शन यानी गरीबी कम करने पर, और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस यानी जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसमें आत्मनिर्भरता हासिल करना। ये इसके मुख्य लक्ष्य थे। बात करें देखिए अगर पंचवर्षीय योजनाओं की, तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जो मुख्य एजेंसी थी वो थी प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। लेकिन अब आपको पता होगा पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट भारत में खत्म कर दिया गया है। भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई थी। अंतिम जो योजना थी वो थी 2012 से 2017 तक। अब प्लानिंग कमीशन को भंग कर दिया गया है। प्लानिंग कमीशन की जगह 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग भारत में एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, इसको हमें याद रखना है, ये कुछ इससे संबंधित फैक्ट है। अब बात करें अगर 5 ईयर प्लान की, तो 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली आया कहां से था, ये सोवियत रूस से कॉन्सेप्ट आया था। बात करें अगर भारत में पहला 5 ईयर प्लान जो आया था वो किस मॉडल पर आधारित था, ये पूछ लेता है, तो वो था हैरड HARROD हैरड डोमार मॉडल। ये इस पर आधारित था जो पहला 5 ईयर प्लान आया। और पहले 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था वो था 1951 से लेकर 1956 तक। इसके बाद देखिए दूसरा प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्लान आया था 1956 से लेकर 1961 तक। ये जो प्लान था ये आधारित था नेहरू महालनोबिस मॉडल। देखिए पीसी महालनोबिस या प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक बहुत फेमस स्टैटिस्टिशियन है या सांख्यिकीविद है। इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अभी 29 जून को ही निकला है, परसों ही मनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यही है वो पीसी महालनोबिस सर, जिनके साथ नेहरू जी के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का सपना था उसके आधार पर सेकंड जो मॉडल था, सेकंड पंचवर्षीय योजना थी वो लागू की गई थी 1956 से 1961। और नेहरू आपको पता होगा इसके बहुत समर्थक थे, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन या भारी औद्योगिकरण के समर्थक थे, तो वही इसका मेन लक्ष्य था, हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यही कुछ 5 ईयर प्लान से संबंधित फैक्ट मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं, पहले इसको हटा देता हूं। हाल ही में ज्ञानपीठ चयन समिति ने जगत गुरु राम भद्राचार्य एवं गीतकार गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार कौन सा है, तो यह है आपका 58वां 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार। बात कर लेते हैं थोड़ी सी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, 1961 में सबसे पहली बार, देखिए स्थापना 1961 में हुई थी, लेकिन सबसे पहली बार जो ये दिया गया था 1965 में दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, मलयालम के एक राइटर हुआ करते थे जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप वो इसके पहले प्राप्तकर्ता थे, ये आप याद रखिएगा, हो सकता है ये फैक्ट हमसे पूछ ले। और जो हमारे संविधान में आपको पता होगा 22 टोटल भाषाएं हैं। किसी भी भाषा में अगर आप लिखते हैं भारत में तो उस श्रेणी में आपको ये दिया जा सकता है। ठीक है, अगर इन 22 भाषाओं में से आप लिखते हैं। पहले देखिए क्या होता था, पहले ये अवार्ड 1982 से पहले केवल एक राइटिंग के लिए आपके दिया जाता था। मान लीजिए आपने कोई बुक लिख दी, उसके लिए आपको अवार्ड मिल जाता है। अब आपके लाइफ टाइम के कार्य के लिए भी आपको ये दिया जा सकता है। जैसे गुलजार सर ने, आपको पता होगा, कई सारी मूवीज के गाने लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, तो उनको पूरे उनके जो कार्यकाल रहा उसके दौरान जो भी उन्होंने कार्य किया है साहित्य के लिए, उसके लिए दिया गया है। बात करें गुलजार सर से, एक प्रश्न पूछ चुका है कि गुलजार सर का असली नाम क्या है, तो गुलजार जी का असली नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। ठीक है, संपूर्ण सिंह कालरा इनका असली नाम है, ये आप याद रखिएगा। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये था। आगे चलते हैं। भारत में दुनिया की कुल कितनी आबादी है, लगभग हमारे 17% आबादी है। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहता है। वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। देखिए इसको बोलते हैं आपकी ऑफ शोर विंड्स, एक होती है ऑन शोर विंड्स। ऑन शोर विंड्स क्या होती हैं, जो आपकी समुद्र से धरती की तरफ चलती हैं, समुद्र से लैंड की तरफ चलती हैं। अब आप सोचिए, जो विंड या समुद्र के ऊपर बह के आएगी वो मॉइस्ट लेडन विंड्स होती हैं, यानी उसमें मॉइस्चर अच्छा होता है,
नमी अच्छी होती है, आर्द्रता अच्छी होती है, इसलिए वो जमीन पर आकर बारिश करती हैं। लेकिन जो लैंड से समुद्र की ओर चलती हैं वो विंड ऑब्वियसली है, जमीन पर पानी कम होता है समुद्र की अपेक्षा, तो जब भूमि के ऊपर से कोई विंड बहेगी तो उसमें पानी कम होता है, जब पानी कम होगा तो उसका कंडेंसेशन कम होगा या संघनन कम होगा और वो बारिश कम करती है। यही आपसे प्रश्न में कहा गया है। इनको बोला जाता है ऑफ शोर विंड्स, जो भूमि से समुद्र की तरफ बहती हैं। इसीलिए देखिए आपने देखा होगा जो ज्यादातर रेगिस्तान मिलेंगे आपको वो किसी भी देश के आपको पश्चिमी हिस्से में देखने के लिए मिलते हैं। अगर बात करें 50वें की, तो 50 में आपका क्या होता है, ये होती है आपकी व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? नवपाषाण काल बोला जाता है नियोलिथिक एज को। देखिए जो इतिहास है हमारा, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, दो तरीके से हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। प्रागैतिहासिक काल वो वाला काल होता है जिस या प्री हिस्टोरिक एज जिसके पास हमारे लिए रिटन साक्ष्य नहीं होते या लिखित या लिपि की जानकारी उन्हें नहीं थी। तो हम उसकी जानकारी कैसे निकालते हैं? हम उसकी जानकारी निकालते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से, जो पुरातात्विक खोजें की जाती हैं उससे हम उसकी जानकारी निकालते हैं। जैसे स्टोन के आपको औजार मिल गए बने हुए, लकड़ी की कुल्हाड़ी मिल गई, लकड़ी के किनारे पर बंधा हुआ पत्थर मिल गया, या इन चीजों से हम उसका पता लगाते हैं। आपको मृद भांड मिल गए, ठीक है, पॉटरी मिल गई, ये सब चीजों से हम उसका पता लगाते हैं। और ऐतिहासिक एज में क्या होता है, इसमें हमारे पास रिटन एविडेंस होते हैं और साथ साथ में सिक्के होते हैं जिसको न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक खोजें तो होती ही है। बीच में देखिए एक इन दोनों के बीच में, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक के बीच में एक टाइप होता है आपका आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें आती है आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों? इसमें देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को, हड़प्पन सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन अभी तक जितने भी वैज्ञानिक हैं उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी जो स्क्रिप्ट है वो लोगोस्लेविक है, उसमें एक सिंबल का अर्थ पूरा एक वाक्य है, तो वो अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए वो आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एज में आती है। तो जो हमारी प्रागैतिहासिक काल है उसको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होता है आपका पैलियोलिथिक एज, एक होता है मीजोलिथिक एज और एक होता है नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल, मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक नव पाषाण काल। अब हमसे यही पूछ रहा है कि नव पाषाण काल की सबसे पुरानी साइट सब कॉन्टिनेंट में कहां है? तो पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ जो साइट है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी साइट है नियोलिथिक। और मेहरगढ़ की बात करें तो पाकिस्तान में एक बहुत फेमस पास है बोलन पास या बोलन दर्रा, जो एक इंपॉर्टेंट रूट पर हुआ करता था ईरान के। अगर सब कॉन्टिनेंट से कोई ईरान जाना चाहता है तो बोलन पास काफी इंपॉर्टेंट रूट था। और यहां पर हमें देखिए आप लगभग 8000 साल पुराने घरों के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ काफी इंपॉर्टेंट साइट है, मैं आपको मैप में भी दिखाता हूं। और इसके अलावा हम कुछ और नियोलिथिक साइट या नव पाषाण काल के स्थल देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 2 स्थल बहुत फेमस हैं, कोलडीहवा और महागढ़ा, दोनों प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो वो भी हमारा रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का मैप है क्लास 6 का, वहां से मैंने निकाला है। यहां पर अगर आप देखेंगे ये है मेहरगढ़, ठीक है, यहां पर आपका बोलन पास स्थित है और यहां से हमें सबसे पुरानी मानव बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा ऑप्शन में देखा होगा आपने, एक बुर्जा होम था। बुर्जा होम जम्मू एंड कश्मीर में स्थित एक साइट है। बुर्जा होम क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां से हमें पिट ड्वेलिंग, ठीक है, पिट ड्वेलिंग अर्थात गर्त आवास यानी जमीन के अंदर रहने वाले घर हमें बुर्जा होम से मिले हैं। और इसके साथ एक और जम्मू कश्मीर की साइट है गुफ कराल। इन दोनों को रट लीजिए, ये पूछता ही रहता है, ठीक है। और शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ऑप्शनल में आता है ये। एक बुर्जा होम से हमें एक मानव खोपड़ी मिली है और उसमें छेद किया हुआ है, और वो छेद ऐसा नहीं है किसी आपको चोट से लगा हो, वो बाकायदा जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं ब्रेन सर्जरी की उनको जानकारी थी, या शायद दुनिया में ब्रेन सर्जरी का वो पहला एविडेंस हो सकता है। यहाँ पर एक उसके साक्ष्य भी हमें मिले हैं, तो हो सकता है कभी पूछ ले। इसके अलावा देखिए बुर्जा होम से एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये पूछता है कि कौन से बुरियल से, कौन से शवाधान से हमें मानव के साथ कुत्ते के अवशेष मिले हैं, यानी मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाने के अवशेष हमें कहां से मिलते हैं? वो बुर्जा होम से ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा बात करें जो 2 इंपॉर्टेंट साइट उत्तर प्रदेश में है, वो है ये कोलडीहवा और महागरा। एक बेलन वैली है, ठीक है, बेलन वैली, बेलन नदी की घाटी, वहां पर हमें नदी के दोनों एंड पर ये देखने के लिए मिलती है, अपोजिट एंड पर। एक तरफ आपकी महागढ़ा है, एक तरफ कोल्डीवा है, और हमें यहाँ पर चावल के या चावल को उगाने के सबसे पुराने साक्ष्य भी देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और देखिए, अगर नियोलिथिक साइट है, एक चिरांद है,
ये बिहार में है नवपाषाण साइट। दाऊजाली हदिंग ये असम की एक नियोलिथिक साइट है। इसके अलावा हल्लूर ये कर्नाटक में उपस्थित एक साइट है, और पय्यमपल्ली ये तमिलनाडु में उपस्थित एक नियोलिथिक साइट है। ये सारी आपकी नवपाषाण कालीन साइट। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन यहां से हो गया। मेहरगढ़ याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट साइट। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने बुर्जाहोम, कोल्डियावा सब कवर कर लिया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते हैं कब तक? तो 65 साल तक। और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी उम्र 62 साल है रिटायरमेंट की, सुप्रीम कोर्ट वालों की 65 साल है। इसके अलावा अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, हम बात कर चुके हैं 124 से 147 तक जो अनुच्छेद है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो मेन सीट है वो आप सबको पता होगा, दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं। कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक सिद्ध होता है? कल ही मैंने आपको बताया था, राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स होते हैं। बात करें किसने इसकी खोज की थी, हमने कल ही बात की थी, जीई पैलेड, PALADE, जीई पैलेड द्वारा इसकी खोज की गई है। अगला देखते हैं। पुलिकट झील, चिल्का झील, वूलर झील और सांबर झील। वूलर झील आपको पता होगा कश्मीर में स्थित है। सांबर झील राजस्थान में स्थित है, सॉल्ट प्रोडक्शन है, नमक के उत्पादन के लिए फेमस है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत की पहली रामसार साइट है। 2 रामसार साइट सबसे पहले भारत में हुई थी, एक तो ये थी और एक थी क्यूलादेव घाना नेशनल पार्क या क्यूलादेव घाना बर्ड सेंचुरी जो राजस्थान में स्थित है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। पुलिकट आपकी तमिलनाडु में स्थित। इंपॉर्टेंट है वूलर झील के बारे में एक फैक्ट, जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर यानी इंडिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो वूलर ही है। वूलर से होकर कौन सी एक इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होती है? झेलम। ठीक है, झेलम जो नदी है वो आपकी वूलर झील से होकर ही गुजरती है। वूलर झील से निकलती नहीं है, वूलर झील से होकर गुजरती है, ये याद रखिए। ठीक है, तो इसका आप मिला लीजिए, ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, एक ही विकल्प है ऑप्शन ए में। आगे चलते हैं। शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय अपने आप को बोलता है। देखिए इसमें एक तरफ उपाधि दे रखी है, दूसरी तरफ क्या उन्होंने ली थी? तो शक विजेता इन्होंने टाइटल लिया था सकारी, यानी स्लेयर ऑफ द शाकाज, ऐसा पर्सन जिसने शाकाओं की हत्या की। तो शक जो राजा थे उनको चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। हुणों को पराजित किया स्कंदगुप्त ने, बिल्कुल ठीक है। देवगुप्त कुमारगुप्त को बोला जाता था, ये गलत है। देखिए देवगुप्त, देवश्री, ये जो बोला, और देवराज, ठीक है, देवगुप्त, देवश्री और देवराज, ये बोला जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो ये आपका गलत है। इंडिया का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। किसने बोला था ये? एक बार ये पूछ लिया था, VA स्मिथ। ठीक है, VA स्मिथ बोलते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। आगे चलते हैं, 56वां देखते हैं। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो आपसे पूछा है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पूछा है, कौन से लॉन्च व्हीकल से हमने किया है? तो GSLV F-14 से हमने इसको लॉन्च किया। 57वां देखते हैं। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, अंशी डंडेली भी इसको बोला जाता है। बेतला, इंद्रावती, गुगामल। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, ठीक है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान ये असम में नहीं है, देखिए ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में तो आपको पता ही होगा, तडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व एक बहुत फेमस है, पेंच टाइगर रिजर्व है, ठीक है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, और भारत का जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व। ठीक है, बोर टाइगर रिजर्व इंडिया का स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है, ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो चौथा आपका इसमें गलत है। एम्थॉइड नामक अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो ये मानव के नाक में पाई जाती है। बात करें कान में कौन सी हड्डी होती है? हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो होती है वो कान में पाई जाती है। 59वां देखते हैं। हाल ही में एलीट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो किसने लिए हैं 500 विकेट? रविचंद्रन अश्विन ने। इनसे पहले कौन है? अनिल कुंबले। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1881 में फैक्ट्री एक्ट आया था, उसके तहत प्रतिबंध लगा दिया था। 1880 से लेकर 1884 तक भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड रिपन।
जिन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। उन्होंने ही ये एक्ट लाया था ताकि जो फैक्ट्री में वर्किंग कंडीशन है उसमें सुधार लाया जा सके। वो क्या रहा था, बच्चों की काफी वहां पर मृत्यु भी हो जाती थी क्योंकि एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट वहां पर हो जाते थे। तो इन्होंने कहा था कि 7 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्री में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो लॉर्ड रिपन के बारे में याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, जो लॉर्ड लिटन, इनसे पहले जो वायसरॉय थे लॉर्ड लिटन, उन्होंने 1878 में लाया था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। वर्नैकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। उन्होंने कहा था जो भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कुछ लोकल समाचार पत्रों, लोकल मैगजीन में लिखता था, फिर उसकी प्रेस को बैन कर दिया जाता था और उसके इक्विपमेंट जो होते थे, सारी मशीनरीज को सरकार सीज कर लेती थी। लेकिन बाद में 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इन्होंने उसको हटा दिया था। इसके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट रिजोल्यूशन भी लेकर आया था, किसके लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन के लिए। इसके अलावा इनके टाइम में क्या हुई थी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। ये देखिए नस्लवाद का अंत करना चाहते थे। होता क्या था, ब्रिटिश जो जज होते थे तो वो केवल ब्रिटिश के द्वारा ही उनको ट्रायल किया जा सकता था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ब्रिटिश जज और भारतीय जो इंडियन सिविल सर्विसेज के जज होते थे उन दोनों को बराबर पावर दे दी थी, जिससे ब्रिटिश लोग खुश नहीं थे। इसकी वजह से जो इल्बर्ट बिल था उसको इन्हें वापस लेना पड़ा था। तो इल्बर्ट बिल विवाद वो भी लॉर्ड रिपन के टाइम में ही हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा, 1881 का अधिनियम। हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किससे, तो अलास्का पॉक्स एक वायरस से होने वाली बीमारी। निम्नलिखित समितियों में से किस एक ने पंचायती राज हेतु द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति दी थी। देखिए वैसे हमारे यहाँ 3 स्तर की पंचायत है, आपको पता होगा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत हमारे यहाँ चलती हैं 3 स्तर पर। लेकिन जो अशोक मेहता कमेटी बनाई गई थी, इन्होंने कहा था कि 2 स्तर की आप कमेटी रखिए या 2 स्तर का स्ट्रक्चर रखिए। ये कमेटी 1977 में बनाई गई थी। पिछले वीडियो में मैं सारी आपको कमेटी बता चुका हूं। 1957 में बनी थी बलवंत राय मेहता कमेटी, 77 में बनी थी अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी बनी थी 1985 में, और 1986 में बनी थी LM सिंघवी कमेटी, फिर PK थुंगन कमेटी बनी थी 1988। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है, तो आप जनरेटर में आपने देखा होगा वो हैंडल लगाकर शाफ्ट को घुमाते हैं जिससे आपका जनरेटर स्टार्ट होता है और आपकी लाइट जलती है। तो शाफ्ट पर उपस्थित जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल पावर। तो ये मैकेनिकल पावर को या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर का यही काम होता है। 63 का होगा। 64, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है, उसका नया जो हेड चुना गया है वो नवाब सलाम जी को चुना गया है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का ठीक है, कथकली केरल का ठीक है, कुचिपुड़ी देखिए उड़ीसा का नहीं है, उड़ीसा का क्या है, उड़ीसी। कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। बाकी मणिपुर का मणिपुरी ठीक है। केरल का एक और बहुत फेमस है मोहिनी यट्टम, ठीक है, केरल का एक ये भी डांस बहुत फेमस है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र कौन सा है, कथक। भारत में टोटल 8 आपके क्लासिकल डांस है। और असम का क्या है, सत्रिया, असम का है सत्रिया। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कंप्यूटर के प्रश्न। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता, तो देखिए वर्क ग्रुप का नाम कोई इसमें अद्वितीय नहीं होता। IP एड्रेस आपका यूनिक होता है, कंप्यूटर का नाम आपका यूनिक होगा, तो वर्क ग्रुप का नाम आपका यूनिक नहीं होता। किसी बहुकार्यन तंत्र में डैश रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारणा के क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि CPU किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा का प्रकलन कर सके, तो आपका बफर, ठीक है। ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग करके यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करते हैं, तो आपको पता होगा @ ऑप्शन बी। 70वां, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा ट्रांसमिशन या डेटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहा जाता है, तो इसको बैंडविड्थ बोला जाता है। निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता, तो इसमें से जो संकेत क्षीणन है ये इसको प्रभावित नहीं करता। आगे, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हब का प्रयोग किया जाता है। डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा किस पर निर्भर होता है, तो आपको पता है ये
ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो ये ऑप्टिकल से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्टिक्स बोला जाता है प्रकाश की स्टडी को। स्प्रेडशीट में जटिल घटनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है? तो जटिल घटनाओं को अगर आप आसानी से सेट करना चाहते हैं तो फंक्शन जो है इसका एक आसान तरीका। एमएस वर्ड में कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग हम करते हैं? राइट एरो का। एमएस पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह लोगो किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस व्यू का प्रयोग करना पड़ेगा? तो स्लाइड मास्टर व्यू का। एमएस एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन टेक्स्ट वैल्यू के प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटलाइज करता है। तो क्या करता है कैपिटलाइज? आपका प्रॉपर। डीएचसीपी क्या है? तो डीएचसीपी की फुल फॉर्म है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। 79, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं होते उसे क्या कहा जाता है? उसे बैकडोर प्रोग्रामर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? तो मैंने आपको बताया था इंकजेट प्रिंटर आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। उत्तर प्रदेश देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान के संपादक थे मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी ने ही 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर ठीक है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर ठीक है, यहाँ पर महापरिनिर्वाण मंदिर और रामभर स्तूप भी स्थित है। सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मजार देवा शरीफ ये भी ठीक है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिसा नहीं है, यह है नैमी शारण्य। ठीक है, नैमी शारण्य। और संकिसा आपका देखिए फर्रुखाबाद में स्थित है, यहां पर एक गज स्तंभ, ठीक है, गज स्तंभ किसका? अशोक का। आपने देखा होगा जैसे अशोक का सारनाथ में क्या है? शेर बना हुआ है ऊपर, इसी तरीके के अशोक के अलग अलग स्तंभ हैं। जैसे लौरिया नंदनगढ़ में आपको बुल देखने के लिए मिलेगा या सांड देखने के लिए मिलेगा, ऐसे ही संकिसा में जो कि फर्रुखाबाद में स्थित है, यहां पर एक हमें गज स्तंभ देखने के लिए मिलता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य के युग्मों में से कौन सा गलत है? माफ कीजिए, शायद दोबारा आ गया। यहां पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर दक्षिण सही अनुक्रम है। इसको मैप में भी दिखाऊंगा। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और भदोही। भदोही को क्या बोला जाता है? कारपेट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश या इंडिया भी बोला जाता है। इसके पूरा हम मैप में देख लेते हैं, वहां से आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहां पर हम देखेंगे ये है आपका सिद्धार्थनगर, माफ कीजिए, ये है सिद्धार्थनगर। यहां पर इसके नीचे है संत कबीर नगर, ये है आपका अंबेडकर नगर और यहां पर है आपका नीचे भदोही। नीचे की तरफ आपको भदोही देखने के लिए मिलेगा ये। ठीक है, तो ये आपके देखिए नॉर्थ से साउथ का ये आपका ऑर्डर रहेगा। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? तो मध्य प्रदेश के साथ आपकी अलीगढ़ की सीमा नहीं लगती है। मध्य प्रदेश से हमारे टोटल 11 जिले सीमा शेयर करते हैं। मैप में आपको एक एक करके मैं दिखाता हूं। यहां पर आप देखेंगे अलीगढ़ जो सीमा साझा करता है वो दिल्ली से साझा करता है। अगर मध्य प्रदेश से हम टोटल नीचे देखेंगे तो 11 जिले हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं। ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर आप देखेंगे फिर जालौन, इटावा और आगरा। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो टोटल 11 जिले हैं ये मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। अलीगढ़ आपका मैंने बता दिया आपको दिल्ली से बॉर्डर शेयर करता है, अलीगढ़। और आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए भाबर को बोला जाता है ओल्ड एल्यूवियल सॉइल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और ये कंकड़ीली और पथरीली मिट्टी होती है। नई जलोढ़ मृदा को क्या बोला जाता है? खादर। ठीक है, खादर। आगे, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में स्थित है। अब महाराजगंज में क्या बनने वाला है? लाल सिरों वाले गिद्ध के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र बनने वाला है महाराजगंज में, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महोबा में क्या स्थित है? महोबा में आपका पान या जो पान से संबंधित रिसर्च होती है महोबा में होती है।
देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये चंदौली में स्थित है। चंदौली में इंपॉर्टेंट क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पर, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। चंदौली का एक जगह है मुगल सराय। क्यों इंपॉर्टेंट है? मुगल सराय में जन्म हुआ था हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिनको गुदड़ी के लाल कहा जाता था। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना कौन से संसद के एक्ट के अधिनियम के द्वारा की गई है? तो 2014 का एक्ट है, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। हाल ही में अमेरिकी विमानन विनिर्माता कंपनी बोइंग ने कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर खोलने की घोषणा की है? तो खुर्जा में। खुर्जा को क्या कहा जाता है? सेरामिक सिटी, क्योंकि यहां पर मिट्टी के बने बर्तन बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बनटांगिया समुदाय के कौशल को निखारने के लिए किस जिले में बनटोंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो कहां पर यह स्थापित किया जाएगा? गोंडा में। गोंडा में एक बहुत प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है पार्वती अर्गा। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में स्थित है, ये याद रखिए। सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिमिथन आबादी को बनाए रखने और मानव बंदर संघर्ष को कम करने के लिए कहां पर एक बंदर वन या डेडिकेटेड बंदर वन बनाने की घोषणा की है? तो लखनऊ में यह बंदर वन बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिनके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो लॉन्ग टर्म लोन कौन उपलब्ध कराता है इनमें से? उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। अगला देखते हैं। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में डैश के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में उगाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिनमें मुंज उत्पाद बहुत फेमस है। मुंज उत्पाद प्रयागराज के तहत ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में ये कवर किया गया है प्रयागराज से। तो ये गाय को बोला जाता है, घास को बोला जाता है सरपत घास। अब देखते हैं 94 में है हमारा सोनभद्र में चूना पत्थर लाइमस्टोन, प्रयागराज, इसके अलावा ललितपुर में तांबा। ललितपुर क्यों फेमस है? मैंने आपको बताया था, ललितपुर एकमात्र राज्य है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां पर हमें तांबा मिलता है। क्षेत्र का नाम है सोनराई रीजन। ललितपुर में जो सोनराई क्षेत्र है वो तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। बात करें अगर प्रयागराज सिलिका बालू या सिलिका सैंड के लिए फेमस है, और मिर्जापुर में हमें नॉन प्लास्टिक फायर के लिए देखने के लिए मिलती है। तो इसका होगा 4th D। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, 1921 में अपनी राजधानी को कहां से लखनऊ स्थानांतरित किया था? तो इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखिए, ब्रज में आपका रासलीला नृत्य होता है, ठीक है। मिर्जापुर में बिरहा, ठीक है। गायकी मुबारक अली खां सही है, लेकिन हारमोनियम वादक में श्रीराम श्रीवास्तव जी, ये युग्म आपका गलत है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को जोड़ा था? तो कुंभ मेला 2017 में इस लिस्ट में शामिल किया गया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के झांसी में इनका जन्म हुआ है। बात करें अगर महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा जी भी उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। इनका जन्म हुआ है फर्रुखाबाद। ये भी पूछ चुका है एक बार, इसलिए मैंने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इसको बोला जाता है IIIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहां पर स्थापित है? ये प्रयागराज में स्थापित है। मोतीलाल नेहरू बोला जाता है इसको, MNIIIT। बात करें अगर उत्तर प्रदेश में IIT की, तो उत्तर प्रदेश में 2 IIT हैं, एक IIT कानपुर है और दूसरा IIT BHU है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो देखिए, सहरिया जनजाति, मैंने कल भी आपको बताया था, सहरिया मिलेगी आपको ललितपुर में, ठीक है। बाकी ये आपको जितनी जनजातियां चेरो, खरवार, गोंड, ये मिर्जापुर सोनभद्र वाली जो बेल्ट है पूरी, वाराणसी ऊपर की तरफ है, वहां पर आपको वाराणसी में भी इसकी जनसंख्या देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो सहरिया जनजाति है ये ललितपुर में देखने के लिए मिलेगी। इसको देखिए, रट लीजिए, ये अलग से भी पूछता रहता है। मैंने आपको कई बार बता दिया, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति कौन से जिले में है? सोनभद्र में है। सबसे कम जनजाति कौन से जिले में है? बागपत में है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी SC शेड्यूल कास्ट, ये सबसे ज्यादा कहां पर है? ये कौशाम्बी में है।
और सबसे कम कहां पर है, ये भी सबसे कम बागपत में ही है। तो बागपत में देखिए एक ट्रिक यही है, एससी भी सबसे कम है, एसटी भी सबसे कम है। ठीक है, तो यही देखिए हमारे आज के सारे 100 प्रश्न थे। आज मैंने आपको मैप लगाकर कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने की कोशिश की। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा होगा। प्लीज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।